हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी के पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल के पेपर को। जो पेपर हम लोगों का ये 27 जनवरी का पेपर 1 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 25 जनवरी के पेपर 2 को डिस्कस किया था। आज हम लोग 27 जनवरी के प्राइमरी लेवल के पेपर के जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने केले शेष रह जाएंगे। तो 32 केलों को बांटना है समान रूप से 6 बंदरों में, तो सीधे सीधे 6 से अगर हम लोग 32 को भाग कर देंगे तो 6 पंचे 30 बचा 2, तो जितना शेष बचा इतने ही केले हमारे शेष रह जाएंगे। क्योंकि 6 बंदरों में बांटना था तो 5-5 बांटेंगे, 30 बच जाएंगे, 2 केले शेष बचेंगे। तो सीधे सीधे 32 को 6 से भाग दे देना है, जो हमारा शेष फल आएगा उतने ही केले शेष रह जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को उलटने से प्राप्त होती है तो प्राप्त योगफल होगा। तो जो संख्या होती है, मान लो अगर हम लोग मान लें कि इकाई का अंक y है और दाही का अंक अगर x है, तो जो संख्या हमारी बनती है वो 10x प्लस y बनती है। क्योंकि जो दाही का अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है और इकाई के अंक में 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। y में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10x प्लस y। ऐसे ही अगर 3 अंकों की बनानी होती, तीसरा अंक अगर z होता तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, 1000, 1000, इसी टाइप से हम लोगों की चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस y बनेगी। अब कह रहा है अंकों को उलट दिया जाए, मतलब x की जगह y हो जाए और y की जगह x हो जाए, तो हमारी संख्या क्या बनेगी। तो हमारी संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। अब कह रहा है इस प्रकार प्राप्त 2 संख्याएं हैं, इनका योगफल क्या होगा, योगफल किससे विभाजित होगा। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 10x और x मिलकर 11x बना देंगे, ये 10y और y मिलकर 11y बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11x प्लस 11y, 11 कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस y। अब जब 11 इसके गुणांक में है, यहाँ पर 11 है, तो कोई भी अगर संख्या यहाँ पर आएगी और हर अगर 11 होगा तो 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी जब हमारा 11 कॉमन मिल रहा है, 11 से मल्टीप्लाई है, तो ये जो संख्या है ये 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी संख्या अगर दाही का 10 है और इकाई का अंक y है, तो संख्या हमेशा 10x प्लस y बनेगी। अंकों को उलट दिया जाए, यानी x की जगह y हो जाए, y की जगह x हो जाए, तो हमारी संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारा संख्या बन के आई है, योगफल जो आया है वो 11x प्लस 11y आया है। 11 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में x प्लस y बचेगा। अब कोई भी संख्या यहाँ पर आएगी, x या y की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर 11 से हमेशा विभाज्य होगी, क्योंकि 11 कॉमन है, x के साथ भी है और y के साथ भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियाँ बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा कि यदि इन्हें 2, 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, तो न्यूनतम कितनी जलेबी होंगी। तो 2, 3 और 7 में अगर समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई भी जलेबी शेष नहीं रह रही है। यानी कि जो हमारी जलेबियों की संख्या है वो 2 का भी गुणज है, 3 का भी गुणज है और 7 का भी गुणज है। तो हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी जलेबियों की संख्या आ जाएगी 7 या 21, 21 दूनी 42। तो जलेबियों की जो टोटल संख्या हो गई वो हमारी 42 हो गई। अब कह रहा है इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, तो न्यूनतम कितनी जलेबियाँ शेष बचेंगी। फिर सेम वही चीज़, 42 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 अट्ठे 40, तो शेषफल हमारा बच गया 2। तो जो अगर 42 जलेबियों को 5 व्यक्तियों में बांटा जाए तो 2 जलेबियाँ जो हैं शेष बच जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 या 7 में समान रूप से वितरित किया जा रहा था तो कोई जलेबी शेष नहीं बच रही थी, यानी हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जलेबियों की संख्या हमें पता चल गई 42 है। अब अगर 5 व्यक्तियों में विभाजित करना था तो 42 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 2 शेषफल आ गया। यानी अगर 42 जलेबियों को 5 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो अगर समान रूप से विभाजित किया जाए तो 2 जो जलेबियाँ हैं वो शेष बच जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। उन्हें माँ ने उन्हें 100 के 3 नोट, तो 100 के 3 नोट यानी कि रुपए हो गए 300। 50 का 1 नोट, 50 का 1 नोट यानी कि रुपए हो गए 50, तो टोटल रुपए हो गए हमारे 350। क्योंकि 100 के 3 नोट दिए, 50 का 1 नोट दिया, तो टोटल रुपए दिए 350। अब 20 रुपये प्रति बोतल की दर से 4 बोतल का जूस खरीदा। एक बोतल मिलती है 20 रुपये की,
तो 4 बोतल मिलेंगी 80 रुपये की। तो 80 रुपये का उन्होंने जूस खरीदा, फिर उन्होंने शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया, यानी टोटल जो धनराशि थी 350, 350 में उन्होंने 80 का जूस ले लिया, तो रुपए कितने बचे 0, 15 में से 8 गया 7, 270, 270 रुपये अब शेष बचे उनके पास। और क्या किया उन्होंने, शेष धनराशि को समान रूप से आपस में बांट लिया। कितनी, 3 बहनें थी, 3 बहनों ने 270 रुपये बांटे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 नाम 27, तो 90 रुपये प्रत्येक बहन को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो माँ ने 100 की 3 नोट दिए थे यानी 300 रुपये, 50 की 1 नोट यानी 50 रुपये, टोटल रुपये होगा 350। 350 में उन्होंने 20 रुपये प्रति बोतल, यानी एक बोतल 20 रुपये की है तो 4 बोतल उन्होंने जूस खरीदा, यानी 80 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए। अब 350 में अगर 80 रुपये खर्च कर दिए तो 270 रुपये शेष बचे। अब 270 में 3 बहनें थी तो आपस में बांट लिए, तो 3 से 270 को डिवाइड कर देंगे, तो 90 रुपये प्रत्येक बहन को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, राजुल को एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। एक ऐसा वृत्त खींचना है जिसमें 80 के गुणनखंड लिखने हैं, दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों में उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का मेन मतलब ये है कि 80 के आपको गुणनखंड निकालने हैं, 110 के गुणनखंड निकालने हैं, और दोनों में कॉमन क्या होगा, उभयनिष्ठ जो होगा वो कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है, यानी HCF बताना है। तो अगर 80 की बात की जाए तो गुणनखंड करेंगे 2 से तो 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरीके से 110 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब 55 5 से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो उभयनिष्ठ भाग में देखेंगे तो 1 2 हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 1 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी 2 और 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी उभयनिष्ठ भाग में वो 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसको समझना चाहें आसान भाषा में तो 80 और 110 का हमको HCF निकालना था, HCF 10 आ गया, 10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 80 के गुणनखंड किए तो हमें 2 कॉमन मिला, इधर 1 और इधर से 1 2 कॉमन मिला, इधर से 1 5 कॉमन मिला, इधर से 1 5 कॉमन मिला, तो 2 और 5 यानी कि 10 हमको कॉमन मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताना है। तो स्थानीय मान क्या होते हैं, जैसे 2 7 6 5 7 8। अगर इसमें 7 का स्थानीय मान देखा जाए तो हम लोग 7 लिख देंगे और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 संख्याएं हैं तो 1 2 3 4, तो इसका जो स्थानीय मान हो गया वो 70,000 हो गया। फिर इसी तरीके से ये 7 है तो 7 लिख देंगे और 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे। तो ये इस वाले 7 का स्थानीय मान हो गया और सेकंड वाला इस वाले 7 का स्थानीय मान हो गया। अब दोनों का अंतर निकालना है, यानी दोनों को माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, तो 9 9 6, तो 6 9 9 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 7 6 5 7 8 में 7 के स्थानीय मान निकाले तो एक 70,000 आया, एक 70 आया, दोनों का जब अंतर किया तो 6 9 9 3 0 आया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला, किसी त्रिभुजी आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब प्रिज्म की बात करेगा तो फलक जो होते हैं हमारे n+2 होते हैं, फलक n+2 होते हैं, जहाँ n भुजाओं की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ त्रिभुजी है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो n यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फलक पूछे गए थे तो फलकों की संख्या 5 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोगों से पूछ लिए जाते किनारे, तो प्रिज्म में अगर किनारों की बात की जाए तो किनारों का सूत्र होता है 3n। तो 3n है हमारा 3, यानी किनारे हमारे हो जाते हैं 9। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शीर्ष की संख्या, तो शीर्ष का जो फार्मूला होता है वो होता है 2n। तो 2 और n की वैल्यू है 3, यानी 3 दूनी 6, तो जो शीर्ष की संख्या हो जाती है वो 6 हो जाती है। अब आप लोगों से फलक पूछ लिया जाए, किनारे पूछ लिए जाए या शीर्ष पूछ लिए जाए, सभी का आप लोग आंसर दे सकते हैं। जब भी प्रिज्म की बात होगी तो, और ये त्रिभुजी आधार का था, तो फलक निकालने थे n+2 यानी 3 + 2 5 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकृतियों में युग में सममित रेखाओं की संख्या समान होती है। तो सममित रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब हम किसी आकृति को बीच से डिवाइड करते हैं तो सेम हमको आकृति मिलती है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का जो आकार होता है
वो कुछ इस टाइप से होता है। आमने सामने की भुजाएं जो हैं समांतर होती हैं, ये और ये समांतर होगी, ये और ये समांतर होगी। अब देखेंगे अगर हम लोग इसको आधे से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारी कोई भी सेम आकृति नहीं मिल रही है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी हमें सेम आकृति नहीं मिल रही है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी कोई आकृति नहीं मिलेगी, ऐसे करेंगे तो भी सेम आकृति नहीं मिलेगी, क्योंकि समान जो सममित रेखाएं होती हैं उनको अगर हम लोग आधे से डिवाइड करें, फोल्ड कर दें तो हमको एक पूरी आकृति मिल जाए। तो यहाँ पर हमको कोई आकृति नहीं मिलेगी, यानी समांतर चतुर्भुज में 0 सममित रेखाएं होती हैं। समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज हमारा कुछ इस टाइप से होता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। समचतुर्भुज को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो समचतुर्भुज का आकार जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। अब समचतुर्भुज में बात करें तो अगर सममित रेखाएं देखेंगे तो अगर हम लोग एक रेखा ऐसे बनाएंगे तो सेम हमको इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम है, अगर ऐसे खींचेंगे तो भी हमारा सेम पार्ट मिल रहा है, यानी समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं होती हैं और जबकि समांतर चतुर्भुज में एक भी सममित रेखा नहीं होती है। पतंग की बात की जाए तो पतंग का आकार ऊपर का इस टाइप से रहता है और नीचे की जो रहती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो पतंग का आकार ऐसे बनता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ हमको एक सममित रेखा मिलेगी, एक पार्ट मिलेगा। ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट छोटा होता है, नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है। तो पतंग की बात की जाए तो पतंग में एक सममित रेखा होती है, समांतर चतुर्भुज में 0 होती है, अभी हम लोग देख चुके हैं। वर्ग की बात की जाए तो अगर वर्ग को हम लोग ड्रॉ करें तो वर्ग कुछ इस टाइप से बनेगा, और वर्ग में अगर सममित रेखाओं की संख्या देखी जाए तो वर्ग एक सममित रेखा हमको ऐसे मिल जाएगी, एक सममित रेखा ऐसे मिल जाएगी, और एक सममित रेखा हम लोगों को विकर्णता मिल जाएगी, और इधर से भी एक विकर्ण से मिल जाएगी, क्योंकि अगर विकर्ण से भी फोल्ड करेंगे वर्ग को तो भी पूरी आकृति कवर हो जाएगी। यानी वर्ग की बात की जाए तो 4 सममित रेखाएं होती हैं। अब आयत की बात करें तो आयत को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आयत का जो फिगर बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। तो आयत में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इस टाइप से हम लोगों को मिल जाएगी और एक इस टाइप से मिल जाएगी। यहाँ पर विकर्ण नहीं मिलेगा, क्योंकि विकर्ण से अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो पूरा फोल्ड नहीं होगा। यहाँ पर 2 सममित रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, यानी आयत में हमको 2 सममित रेखाएं मिल जाएंगी। तो यहाँ अब नेक्स्ट आयत की बात की जाए तो आयत में 2 हैं। समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज में हम लोग अभी देख चुके हैं, समचतुर्भुज में 2 होती हैं। अब कह रहा है सममित रेखाओं की संख्या समान है, तो समान कहाँ पर आई है? ऑप्शन नंबर 4 में आई हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सममित रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जब हम लोग आधे से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें यहाँ से और फिर हम लोग इसको फोल्ड करें तो हमें जो आकृति ये है वही आकृति ये रहेगी, यानी एक वही आकृति हमको प्राप्त होगी। अगर ऐसे फोल्ड करें तो भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। सेम आकृति ये वाली है, सेम आकृति ये वाली है। तो यहाँ पर हम लोग ये याद भी, अगर आप लोग याद करना चाहें, समांतर चतुर्भुज में 0, समचतुर्भुज में 2, पतंग में 1 होती है, और इसके अलावा वर्ग में 4 होती हैं, आयत में 2 होती हैं और समचतुर्भुज में 2 होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसकी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 कोणों की माप क्या होगी? तो इसका हम लोगों ने फार्मूले पे बात की थी। एक फार्मूला होता है 30h-11/2m, जहाँ पर h घंटा है और m मिनट है। तो इसी फार्मूले का यूज कर देंगे। 30 7 बजे यानी 7 घंटा 7 हो गया, माइनस 11/2, मिनट की सुई 0 होगी, क्योंकि जब 7 बजेगा तो कुछ इस टाइप से होगा, तो जब मिनट की सुई 0 पर होगी तो मिनट 0 हो जाएगा। तो अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये हमारा 210 हो गया, 210 में से 0 गया तो 210 हो गया। अब अगर ये वाला हमारा एक 210 कोण आ गया है तो ये वाला कोण निकालना है। तो टोटल हम लोग जानते हैं 360 होता है। अब उसमें से एक कोण हमारा 210 है तो दूसरा निकाल सकते हैं। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 150, यानी एक कोण हमारा 210 होगा, एक कोण 150 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? जो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है, जैसे कि जो फिगर हमारा है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत है, तो ऐसे एक फिगर बन जाएगा। फिर कह रहा उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जुड़ा हुआ है। तो एक वर्ग ऐसे जुड़ा हुआ है उसमें जिसका जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग टिकट को की कितनी न्यूनतम संख्या होगी? मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा वाला ऐसे, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, इस टाइप से रखे जाते हैं, तो कितनी न्यूनतम संख्या होगी? तो बात की जाए सबसे पहले आयत की, तो आयत की जो लंबाई है वो 6 है, चौड़ाई 4 है। वर्ग की बात की जाए तो वर्ग की भुजा 3 है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब भुजाएं बराबर हो गई। अब अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला क्षेत्रफल,
तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग A1 मान लें, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6 गुणे 4, तो 6 गुणे 4 से आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम लोग वर्ग का निकाल लेंगे। वर्ग को हम लोग मान लें A2, तो वर्ग का हो जाएगा हम लोगों का 3 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो A2 की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल 24 है, इसका क्षेत्रफल 9 है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? टोटल अगर हम लोग बात करें तो 24 + 9 यानी कि टोटल जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की कितनी न्यूनतम संख्या होगी? तो टोटल क्षेत्रफल हमको पता चल गया 33 है। अब 1 सेंटीमीटर भुजा, मान लो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो टिकट है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? भुजा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब हम लोगों ने बात की थी जब भी टिकटों की संख्या, ईंटों की संख्या, टाइल्स की संख्या, किसी भी चीज़ की अगर संख्या पूछी जाएगी तो आप लोग बड़े वाले से छोटे को भाग कर देंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 33 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो जो टिकटों की संख्या है वो 33 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहला आप लोगों का काम होगा क्षेत्रफल निकालना। अब चाहे यहाँ पर एक आकृति हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 आकृति कह रहा था तो एक आयत हो गई। अब अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो इस टाइप से टिकट जुड़ जाएंगे और फिर इसमें भी इसी टाइप से टिकट जुड़ेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल क्षेत्रफल हमें 33 मिल गया। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले से ढकना था तो ये 33 है, इसका 1 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम के बाटों से मापा नहीं जा सकता। तो 300 ग्राम को अगर 100 से मापेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 100 से 300, 200 से 400 को पूरा पूरा चला जाएगा, 700 की बात करें तो 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 750 को मापने के लिए हमें 700 + 50 करना पड़ेगा और 50 ग्राम का कोई भी यहाँ पर हमको माप नहीं दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जी सीधी सीधी संख्या है, किसी ना किसी से कट रही है। 750 के लिए हम लोगों को 50 की आवश्यकता थी और इनमें 50 कहीं भी नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। इस खेत की लंबाई 120 मीटर है, लंबाई हमको दी है 120 मीटर, कह रहा है चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी चौड़ाई इसकी 1/6 है। तो 120 का 1/6 कर देंगे तो 20 मीटर आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं चौड़ाई की 6 गुनी हो गई, ये 20 है, तो 20 की 6 गुनी 120 हो गई। अब खेत का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है कि जब भी आयताकार खेत होगा तो परिमाप का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई हमको पता है 120, चौड़ाई हमको पता है 20, तो 120 और 20 मिलकर हो जाएंगे 40, 140 और 140 दूना 280 मीटर। तो इस खेत का जो परिमाप होगा 280 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो लंबाई 120 मीटर थी, चौड़ाई हम लोगों को लंबाई 120 दी थी, चौड़ाई हम लोगों ने निकाल ली 20 मीटर, क्योंकि जो लंबाई है वो 6 गुना है किसके? चौड़ाई का। तो चौड़ाई जो है इसका 1/6 हो जाएगी, तो चौड़ाई जो है 1/6 हो जाएगी, लंबाई की 1/6 हो जाएगी। तो लंबाई हमें 120 दी थी, तो 120 का 1/6 किया तो 20 मीटर आ गई। तो 20 मीटर आने के बाद जब हमें चौड़ाई पता चल गई तो हम परिमाप निकाल सकते थे। सिंपल सा फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का, 280 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी दुकानदार द्वारा किसी सतह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दर्शाए गए अनुसार है। इसमें बिक्री का परिसर क्या है? तो परिसर निकालने का क्या होता है, जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। सबसे छोटी संख्या क्या है? 120 है, तो सबसे छोटी संख्या 120। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं? 350 है, तो 350 में से 120 घटा देंगे, परिसर पता चल जाएगा। 230 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सिंपल सा, जब भी परिसर पूछा जाए सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों का अंतर परिसर। नेक्स्ट है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। तो भाज्य संख्याओं की बात की जाए तो पहली भाज्य संख्या 4 होगी, क्योंकि 1 पहली भाज्य संख्या नहीं है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। तो 1 भी किसी से नहीं कटता, 2 भी किसी से नहीं कटता, 3 भी नहीं कटता, तो 4 हो गई। फिर 4 के बाद अगली 6 होगी, 6 के बाद 8 होगी, 8 के बाद 9 3 से डिवाइड हो जाती 9 होगी, और 9 के बाद 10 होगी। तो 5 प्रथम पूछी गई थी, 1 2 3 4 5। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हमारी 5 है, तो योग निकाल लेंगे। तो 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28 और 9 37। तो 37 बटे 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 बचा 2, 5 चक्कू 20, 7.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2।
तो जब भी औसत पूछा जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहाँ पे भाज्य संख्याओं का पूछ रहा था तो 4, 6, 8, 9, 10 हो गई। टोटल हमारा 37 आ गया, 37 बटे 5 यानी 7.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 2 प्रविष्टियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर देखोगे आप 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा। अब W में से एक माइनस हुआ V में से एक माइनस हुआ U में से एक माइनस हुआ T में से एक माइनस होगा तो S आ जाएगा। यानी S और 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो हमारे वर्णमाला के थे उनमें एक माइनस हो रहा था, जो संख्याएं थी उनका 2 गुना हो रहा था, तो 16 का 2 गुना 32 हो गया। T में से एक माइनस करेंगे तो S आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो पेपर था हमारा 27 जनवरी का पेपर 1 था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 27 जनवरी के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।